सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते बुआ जी, कैसे हैं आप? अच्छा, कैसे हैं आप? भाई देखो, बहुत सारी चीजों की तैयारी चल रही है, बड़े खास खास दिन हैं। अच्छा। तो खुशी का माहौल है, सब जानते हैं। हाँ, सबको इंतजार है कल का। हाँ, है ना? कल तुम्हें क्या नहीं बना रहे हैं? अरे बनाना तो हम बताएंगे ना कि क्या क्या बनाया जाएगा आज। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो व्यंजन में क्या क्या चीजें आप बना सकते हैं ये भी बताएंगे, और ईद के कल है जैसा कि, तो ईद के पहले क्या क्या तैयारी आप कर लें, घर पे क्या व्यंजन आप बनाना चाहते हैं, तो उसके पहले छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं वो हम आपको बताएंगे, उससे जुड़ी बातें करेंगे। आप भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम ही बताएंगे। श्रोता भी हमारे बता सकते हैं कि किन किन चीजों का ख्याल रखें। जैसे कि कोई आने वाला है तो किस तरीके का व्यंजन बनाएं और कैसे जल्दी से सब कुछ तैयार हो जाए और आप मतलब खुश भी रहें, उस मतलब कहना चाहिए ना कि उसको एंजॉय भी करें उस दिन को, और तरह तरह के पकवान भी खाएं। ये खास दिन तो है, लेकिन वही एक कल और खास दिन है, विश्व पृथ्वी दिवस, है ना? बिल्कुल। और बुआ जी, आज हम सखी विशेष में पंडवानी गायिका उषा बारले जी के बारे में बातें करेंगे जी, और उनसे जुड़ी जो कहानियां हैं उनके बारे में बातें करेंगे। और साथ ही बुआ जी, आज है विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। जी हाँ, तो इस पर भी तो बात करेंगे। व्यंजन बताएंगे, लेकिन एक सखी विशेष की अगर हम बात करें तो पामेला चोपड़ा जी, जिन्होंने कुछ गीत गाए हैं, राइटर भी रही हैं, डायरेक्शन भी उन्होंने किया है फिल्मों का, तो आज उनको भी याद करने का दिन है। अभी वो दिवंगत हुई हैं, तो उनकी भी थोड़ी सी चर्चा तो कर लेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पृथ्वी दिवस से। जी हाँ। और जैसा कि सभी को पता ही है कि पृथ्वी बहुत ही व्यापक शब्द है। पृथ्वी कहते हैं ना कि पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जैसे ही हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। और इसीलिए पृथ्वी के महत्व को समझाने के लिए हर साल पूरी दुनिया में 22 अप्रैल यानी कि कल पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन की बात अगर हम करें तो सबसे पहले 1970 में ये मनाया गया, और इस दिन का मुख्य उद्देश्य था शुद्ध हवा, पानी और पर्यावरण के लिए लोगों को प्रेरित करना। और आज भी जो दिवस हम मनाते हैं प्रतिवर्ष, उसका उद्देश्य यही है कि हम इस बात के लिए एहतियात बरतें कि पृथ्वी जो है वो जिस स्वरूप में है और थी, बदलता जा रहा है स्वरूप, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों का दोहन कर रहे हैं, तो वो अपने स्वरूप में रहे, यानी कि प्रदूषण मुक्त रहे। एक खास बात इससे जुड़ी हुई है कि 28 जनवरी 1969 को कैलिफोर्निया में सांता बारबरा के तट पर 6 मील दूर यूनियन ऑयल प्लेटफॉर्म ए द्वारा ड्रिल किया गया कुआं फट गया था, और इसमें करीब 10,000 से अधिक समुद्री पक्षी वगैरह तबाह हो गए थे, और 10 किलोमीटर लंबा ये तेल फैल गया था सागर तट पर। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारे जंतु जीव जो हैं वो खत्म हो गए। फिर कार्यकर्ता लोग जो हैं, जैसे एक्टिविस्ट जिन्हें कहते हैं, वो एकजुट हुए और उन्होंने ये प्रण किया कि भाई ऐसा न हो, और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए कि ये स्थिति दोबारा ना आए, और पृथ्वी को क्या क्या दिक्कत हो रही है इस पूरी पृथ्वी को, तो इस पर लोग सजग हों थोड़ा सा, है ना? बिल्कुल। और क्योंकि यदि कहा जाए बुआ जी, तो पृथ्वी का पर्यावरण अगर स्वच्छ नहीं होगा तो हमारा जीवन भी खतरे में हो सकता है। हम इसी पे रहते हैं शायद ना। बिल्कुल। और पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और सभी हम भी रहते हैं, इसलिए पृथ्वी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और अगर हम ये कहें कि हमारा सारा जीवन पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। पृथ्वी को स्वच्छ रखना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भाई, देखो हम अपना घर तो साफ करते हैं, कमरा साफ करते हैं, आसपास हम चाहते हैं कि कुछ भी गंदगी हमें दिखाई ना दे, और बल्कि यूं कहें कि हम अपने घर को कितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं। दिन प्रतिदिन हम चाहते हैं कि कुछ ये नया हो जाए, कुछ वो नया हो जाए। अब खास तौर से देखो, जैसे ईद है, लोग कितनी खूबसूरती से सजा रहे हैं अपने घर को, है ना? तो कुछ ऐसा हम चाहते हैं
लेकिन पृथ्वी के बारे में हम समग्र रूप से देखा जाए तो नहीं सोचते हैं कि जो चीजें हैं हम कम से कम उनको बचा कर रखें और उनका अगर हो सके तो सौंदर्यीकरण भी करें, लेकिन उसको कहीं क्षति पहुंचाए बगैर, है ना। और भाई ये भी है कि इन जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए अगर पृथ्वी में मौजूद जो सीमित संसाधन है उनका उपयोग अगर हम करें, जैसे कि हमारी डेली लाइफ के बारे में हम बात करें तो प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, रिसाइकिल होने वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, पेड़ों की कटाई ना करें और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका बहुत ही कम उपयोग करें। ना करें तो बेहतर है ना। बिल्कुल। भाई घर से थैले लेकर निकलें। हाँ। कोशिश करें कुछ भी कचरा, जैसे एक बच्चे को आपने टॉफी भी दे दिया तो ध्यान रखें कि वो जो टॉफी का रैपर है जो लपेटी गई है जिसमें टॉफी, वो वहीं फेंके ना, उसको रख लें आप संभाल कर, घर आकर कहीं उसको जो जहां उसका स्थान है वहां उसका निस्तारण करें। इन सारी चीजों का अगर हम ख्याल रखेंगे, कचरे की जैसे आजकल बात चल रही है, सूखा कचरा, गीला कचरा, उसको अलग अलग करना, वो इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाए। अक्सर हम सड़क पर ही चीजें ऐसे ही फेंक देते हैं और ध्यान नहीं देते। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, जैसे हमने एक बार बात भी की थी कि प्लास्टिक की एक बोतल अगर आपके पास है तो उसमें आप छोटे छोटे प्लास्टिक डालते रहिए, छोटे वाले जो होते हैं, जैसे कि दूध की थैली हमने काटी या चिप्स आदि खाया तो उसका जो रैपर होता है वो उसमें आप भर दीजिए। तो देखिए करीब 1 बाल्टी जो प्लास्टिक है वो आप उस छोटी सी पानी वाली जो बोतल आती है उसमें आप भर दीजिए। ठूस ठूस कर अगर भरेंगे, अगर आप उसको निकालेंगे तो आप देखेंगे कि करीब बड़ी 1 बाल्टी भर के वो प्लास्टिक होगी। तो वो छोटी सी रख के उसका निस्तारण कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से करें कि ठीक है, हम बहुत ज्यादा अब जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन सजग हो सकते हैं और थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सफाई रहेगी, है ना। बिल्कुल बुआ जी, और आप जैसा बोल रही हैं कि हम सजग रहें और साथ में दूसरों को भी प्रयास करने के लिए प्रेरित करते रहें ताकि हमारे आसपास के लोग जागरूक हो सकें। और ऐसा भी कर सकते हैं कि हर एक दिन अपने आसपास एक पौधा आप लगाएं। हर एक दिन ना हो सके तो कम से कम अपने जो जन्म दिवस है, एनिवर्सरी अगर आती है या कुछ भी आप खास दिन आपको लगता है उस दिन एक पौधा जरूर लगाएं। बिल्कुल, जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं चलो ट्रीट हो जाए या कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ उत्सव मनाते हैं, तो उत्सव मनाने के क्रम में इस चीज की अगर आदत डालें तो कितना अच्छा हो जाए। इसको कहते हैं कि इन्वेस्ट करना, निवेश करना। तो भाई इस बार की तो थीम भी है कि हमारे ग्रह में निवेश करें, यानी इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट। इस बार 2023 की ये थीम है पृथ्वी दिवस की। तो इस बात को ख्याल रखें कि हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय इन्वेस्ट करें, श्रमदान करें, बहुत सारी चीजें हैं जो हम दे सकते हैं। जी हाँ, फिलहाल एक गीत सुन लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ। धरती हंसती रे, छलके मस्ती रे, धरती हंसती रे, आहा छलके मस्ती रे, रंग हंसे रूप हंसे, कली कली पे धूप हंसे, हर बार मैं भी हंसती रे, आहा धरती हंसती रे, आहा छलके मस्ती रे, रंग हंसे रूप हंसे, कली कली पे धूप
बुआ जी, कुछ श्रोताओं ने भी पृथ्वी दिवस पर बातें कही हैं। वो लिखते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस की शुभकामना देना तभी सार्थक होगा जब इस पृथ्वी पर बसते हम सभी इंसान खुद के साथ अन्य वन्य जीव, जानवर, पंछियों को बचाने के लिए पर्यावरण को भी बनाए रखें। तो भाई ये बात तो है, और यही इन्होंने लिखा है कि हम व्यक्तिगत क्रियाओं द्वारा पृथ्वी को बचाने में योगदान कर सकते हैं, जैसे कचरे को कम करना, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग। उदाहरण के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के बजाय पुनः प्रयोज्य शॉपिंग बैग का प्रयोग करने से कचरे को कम करने में मदद मिल सकती है। ऊर्जा कुशल प्रकाश बल्ब स्थापित करने से ऊर्जा संरक्षण में मदद मिल सकती है। कम मांस खाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। धरती बचेगी तभी जीवन भी बचेगा। यदि आने वाली पीढ़ी है हमें प्यारी तो पृथ्वी को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। क्या बात है, बहुत खूब। और एक श्रोता है, उन्होंने भी लिखा है कि आज विश्व पृथ्वी दिवस पर हम सबका एक ही कर्तव्य है कि मुंह में लंबी चौड़ी बातों को छोड़कर अपना विवेक और चेतनाओं को बढ़ाएं और विकसित करें, जिससे सही रूप से हम सब मिलकर पूरी विश्व में एक साथ हमारी प्यारी धरती की रक्षा करने के लिए कदम बढ़ाएं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि प्लीज़ परिवेश और प्रकृति को क्षति ना करें, इसकी रिसाइकिल में सहायता और योगदान करें। मतलब बातें वही हैं। वैसे इन्होंने जो लिखा आज, तो भाई ये बता दें कि 22 अप्रैल को है, यानी कल है पृथ्वी दिवस। हाँ। लेकिन इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसके बारे में चर्चा जब मौका मिले हमें करना ही चाहिए। पूरे वर्ष भर भी करें तो कम है, और बल्कि जैसे बात है कि लंबी चौड़ी बातें ना करके इसमें जो सार्थक कदम है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी दिवस या अर्थ डे जैसे शब्द को दुनिया के सामने लाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जूलियन कोनिग। ये हमारे साथी कह रहे हैं, दरअसल उनका जन्मदिन 22 अप्रैल को होता था। इस वजह से पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आंदोलन की शुरुआत भी उन्होंने इसी दिन की और इसे अर्थ डे के नाम दे दिया। तो उन्होंने इसी दिन की और इसे अर्थ डे नाम दे दिया। तो चलिए ये भी जानकारी हमने साझा कर ली है आपसे। और बिल्कुल। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि 22 अप्रैल की तारीख को आंशिक रूप से इसलिए भी चुना गया क्योंकि ये कॉलेजों के स्प्रिंग ब्रेक और अंतिम परीक्षाओं के बीच पड़ता है, और आर्बर डे के पालन से भी जो 1872 में नेब्रास्का में शुरू हुआ था, एक दिन जब लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये हमारे एक श्रोता ने लिख कर भेजा है। तो भाई फिर बात बहुत सारी है, इतिहास की जानकारी बहुत सारी है, कारण बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब क्रियान्वयन का समय है तो हमें वो करना चाहिए। बिल्कुल। और बुआ जी, अभी कार्यक्रम में एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। तो भाई अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। तो बुआ जी, जैसे हम बात कर ही रहे थे कि आज सखी विशेष में हम लेकर आए हैं पंथी और पंडवानी शैली की गायिका उषा बारले जी के बारे में, और जिनका जन्म हुआ था 2 मई 1968 में छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई शहर में। गरीब परिवार में जो जन्मी उषा जी का जो बचपन है बहुत ही संघर्ष में रहा। बचपन में वो जहाँ भी पंडवानी सुना करती थी, इतना उन्हें रुचि था इस गीत में कि वहीं वो बैठ जाया करती थी, और बचपन से ही उन्हें गायकी में भी बहुत रुचि थी। और जब इस रुचि के बारे में उनके पिताजी को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, यहाँ तक कि उषा जी को डराने के लिए उन्होंने उनको कुएं में भी डालने की कोशिश की। लटका दिया होगा ना। बिल्कुल लटका दिया। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि उस समय उनकी जो उम्र थी मात्र 7 वर्ष की थी, तो क्या होता है हम छोटे बच्चों को डराने के लिए इस तरह की
की चीजें करते हैं ना कि ताकि जी। बच्चे डर जाए और वो काम ना करें। करना तो नहीं उन्होंने चाहिए भी लेकिन। तो उन्होंने भी शायद ये प्रयास किया। और जैसे कि मैं कह रही थी बुआ जी कि उनकी जो उम्र थी वो 7 वर्ष की थी, पर उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए उनके पिताजी का ये जो मन है वो बदल गया और उन्होंने उषा जी को गाने की अनुमति दे दी। बचपन में उनके गुरु मेहतर दास बघेल रहे, जिन्होंने उषा जी को पंडवानी गायन की शिक्षा दी। उषा जी जो है कि शादी बचपन में ही कर दी गई थी। उनके पिता अमरदास बारले के साथ मिलकर पंथी गायन किया करती थी, अपने पति के साथ। जी हाँ। उनके पति थे अमरदास बारले, तो पति के साथ वो पंथी गायन किया करती थी। 25-25 लोगों का 2 दल हुआ करता था मनु बहुरिया, पता है। हाँ। और लड़की के ग्रुप की जो गायिका होती थी वो उषा जी होती थी, और लड़के के जो ग्रुप होते थे लड़कों के, उसके मुख्य गायक उनके पति हुआ करते थे। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत कम थी। उषा जी बहुत से कार्यक्रम फिर उन्होंने धीरे धीरे देना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक ही उनके पिताजी का देहांत हो गया, और ऐसी मुश्किल की घड़ी में उनकी माता जी ने, मतलब कहना चाहिए एक संबल बनकर उनके लिए आई, और खेत बेचकर उनके पंडवानी गायन और हाँ उस समूह के लिए और प्रदर्शन के लिए पेटी खरीदना, तबला खरीदना, ढोलक, मंजीरा, तंबूरा और जो कपड़े थे उन सबके 25-25 लोगों का जो समूह था उसके लिए उन्होंने ये सब मतलब किया खेत बेचकर। फिर तो बस शुरू हो गया सफर। और साल 1975 में पहली बार उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट के लोक महोत्सव में पहला कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हालांकि इसके पहले वो छोटे छोटे कार्यक्रम करती थी, लेकिन ये जो था उनका बड़ा पहला कार्यक्रम था। बिल्कुल, जिसके लिए उन्हें काफी पसंद किया गया, उनकी सराहना की गई और लोगों ने उन छोटी उषा जी की दिल खोलकर तारीफ की। इसके बाद वे छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का हिस्सा बनती रहीं। उन्होंने पंडवानी और पंथी के कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा उन्हें गुरु घासीदास सामाजिक चेतना सम्मान से भी सम्मानित किया गया। उषा जी न केवल पूरे भारत में बल्कि उन्होंने विश्व में भी बहुत सारी जगहों पर प्रदर्शन किया इस कार्यक्रम का, जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क, जापान जैसे देशों में भी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं, और जिसके लिए बहुत प्रशंसा भी उन्हें मिली। बिल्कुल, और लगभग 12 देशों में अपनी गायकी का परचम वो लहरा चुकी हैं। उषा जी अपनी पंडवानी गायकी के लिए पद्म भूषण से सम्मानित जो पंडवानी गायिका हैं तीजन बाई, उनको अपना मार्गदर्शक और गुरु भी मानती हैं। भाई तीजन बाई जी के बारे में अगर बात की जाए तो इतनी धरती से जुड़ी हुई वो कलाकार हैं कि क्या बताएं। मतलब हम लोग एक बार उनका इंटरव्यू लेने गए थे और समझ लो कि उनका भोजन आ गया था। उन्होंने कहा नहीं नहीं पहले काम तब खाना खाएंगे, और उन्होंने खाना रखवा दिया और उन्होंने कहा नहीं ये, हमने कहा ठंडा हो जाएगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं पहले इंटरव्यू देंगे। तो ऐसी वाकई सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। ये तो उसी शैली में कर रही है कार्यक्रम, तो जाहिर है कि वो बहुत कुछ सीख रही है। जब हमने 2 मिनट लिए और इतनी उनसे सबक मिल गया कि क्या बताएं। खैर कला कला होती है और कलाकार भी बहुत कुछ सीख देते हैं। तो उषा जी ने अपने 45 साल पंडवानी गायन को दिए हैं, और जिसके लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले, सम्मान मिले। इन्हें दाऊ महासिंह सम्मान मिला, साथ ही गिरोधपुरी तपोभूमि में वो 6 बार स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है, और उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया सरकार ने। और बुआ जी जैसे उनकी अगर गायकी की बात करें तो वो जिस तरह से वो गाती हैं वो लोगों को बांध देती हैं। जी। गुरु घासीदास की पंडवानी शैली की जीवनी को सबसे पहले प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो जी हाँ उषा बारले जी को ही जाता है। तो अगर हम ये कहें कि बहुआयामी प्रतिभा की धनी जो उषा जी हैं, ये केवल पंथी और पंडवानी ही नहीं जानती, ये बल्कि ददरिया, सुआ जैसे जो लोक गीतों में भी वो गाती हैं। बिल्कुल। तो भाई ऐसा है कि इसी तरह से अपनी कला को वो आगे बढ़ा रही हैं और युवाओं तक उसको पहुंचाना चाहती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि आगे की जो पीढ़ी है उसको भी देंगी। तो जाहिर है कि ये परंपरा वाकई बहुत ओजपूर्ण ये प्रदर्शन होता है। इसमें जो कथा कहा जाता है, बल्कि गायन, प्रतिभा, नाटक, अभिनय, सब कुछ इसमें रहता है। और जिस जोश के साथ ये लोग कहते हैं उसमें बहुत ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बहुत याददाश्त की ज़रूरत होती है, और उसके साथ साथ तो गायन में तो आपको सिद्धहस्त होना ही पड़ता है। तो वाकई एक बहुत समग्र रूप से मतलब कहना चाहिए ना, कई कलाओं का मिश्रण है पंडवानी शैली में। तो देखने में बहुत मज़ा आता है। हम श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि जब भी मौका मिले इस शैली का जहाँ प्रदर्शन हो रहा है अवश्य देखें। बिल्कुल। तो बुआ जी एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल।
देर से। आजा रे मेरे प्यार की राही, राह निहारूं बड़ी देर से। आजा पाके फिर भी नहीं पाया। कहीं भी रहूंगी मैं हूँ तेरी छाया। तुझे मैंने पाके फिर भी नहीं पाया। देख मैं तेरी प्रीत की मारी, राह निहारूं बड़ी देर से। आजा प्यार के राही, राह निहारूं बड़ी देर से। आजा रे मेरे प्यार के राही, राह निहारूं बड़ी देर से। आजा क्या बात है। तो हम पंडवानी शैली की बात कर रहे थे जी। कल पामेला चोपड़ा जी का निधन हुआ, और ये गायिका भी थी, है ना जी। इन्होंने लेखन भी किया है बॉलीवुड में, और इसके साथ साथ निर्माता भी थी जी। तो कई ड्रेस डिजाइनिंग भी की है बहुत सारी फिल्मों के लिए। तो इनका जन्म 19 फरवरी 1948 को हुआ था, और ये बहुत सारे लोग जानते भी हैं। इनका नाम वैसे पाम चोपड़ा भी था। और जीवन साथी इनके थे यश चोपड़ा। और शादी इनकी अरेंज मैरिज हुई, बड़ी अच्छी सी। लेकिन अगर हम फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने सह गायन किया है। कुछ थोड़ा शायद पंजाबी टच वाले, जैसे सुर्ख जोड़े की जगमगाहट, जैसे कभी कभी का वो गीत, दूसरा आदमी, त्रिशूल, नूरी, फिर काला पत्थर, है ना। जी हाँ। और कुछ फिल्मों में जैसे निर्माता के रूप में भी ये आई थी, जैसे कि आईना है, उसमें भी उन्होंने इसका जो है निर्माण स्वतंत्र रूप से इन्होंने किया था। और दिल तो पागल है, उसकी पटकथा भी जो है उन्होंने लिखी थी। हाँ बिल्कुल लिखी थी। मोहब्बती में सहयोगी निर्माता थी, मुझसे दोस्ती करोगे में निर्माता थी, मेरे घर शादी है, वीर ज़ारा, ये सारी चीज़ें जो है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इन सब की मतलब इसमें ये सह निर्माता थी। और इसके साथ साथ इन्होंने ड्रेस डिजाइनिंग की अगर बात करें तो सिलसिला और सवाल फिल्म की ड्रेस डिजाइनिंग इन्होंने की, और कभी कभी का लेखन भी पामेला चोपड़ा जी का था। और बाजी इनको भरतनाट्यम भी आता था, इन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा था। और गायकी में तो जबरदस्त थी। मुझसे दोस्ती करोगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जैसे फिर आईना, डर, लम्हे, चांदनी, फासले, लोरी, सवाल, बाजार, सिलसिला, इन सब के भी गीत इन्होंने कुछ गाए हैं। और खास तौर से चांदनी में जो गाना था ना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, वो भी इन्हीं का गाया हुआ है। जी हाँ। तो चलिए इनकी आवाज में एक गीत सुन ले। हाँ, तो चांदनी का तो नहीं सुनाओगी? नहीं, दूसरा गीत दूसरा सुनते हैं। रंगीले
कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। तो भाई देखो, बहुत सारी चीजों के संग आज एक और बड़ा खास दिवस है, हाँ। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। तो ये जो दिवस है, इसका पहला उद्देश्य जो है आम लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने, बल्कि यूं कहना चाहिए कुछ नया सोचने समझने और रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 में हर साल 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था, और ये 2018 में पहली बार मनाया गया। और क्रिएटिविटी इनोवेशन से उद्यमिता आर्थिक विकास होगा, साथ ही रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी, यानी कि रोजगार के बहुत से अवसर मिलेंगे। किसी भी देश के लिए उनकी रचनात्मक उद्योग और संस्कृति जो है मुख्य आर्थिक सहायता के लिए कहना चाहिए सहायक होती है। ये रचनात्मक और नवाचार देश में कई गुना नौकरियों को बढ़ा सकती है, यानी कि जब नए आविष्कार होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। अच्छा देखो, ये तो हो गई कि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, नौकरियां मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो होता है ना कि आप जब कुछ सृजनशीलता करते हैं, कुछ सृजित करते हैं, तो कुछ नया सोचते हैं, तो आप खुद भी तो अपना काम शुरू कर सकते हैं ना। तो जाहिर है कि नया व्यवसाय आप शुरू करेंगे, नया उद्योग लगाएंगे, फिर बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी और पूरी दुनिया को कुछ नया मिलेगा। और ये जो दुनिया भर की अभी जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो घड़ी हो, चाहे फ़ोन हो, कहीं ना कहीं ये किसी की रचनात्मकता और किसी के नवाचार का ही परिणाम है कि हम ये इतना विकास की जो गति है ये हमारी, और हम इस विकास में यहाँ तक पहुँच गए हैं, है ना। बिल्कुल बुआ जी। और अगर हम छोटी छोटी बातों की कहें, अपने आसपास अगर हम देखते हैं, तो जब हम कोई शॉप में जाते हैं या कोई जो एग्जीबिशंस लगे होते हैं वहां जाते हैं, तो देखते हैं कि आजकल बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं, जो कहना चाहिए रचनात्मक क्रियाएं हो रही हैं। जैसे कि एक कपड़ा है, कपड़े में ही वो इस तरह का डिजाइन करते हैं, सिर्फ पेंटिंग ही नहीं रहती, इस तरह के नए नए डिजाइन हमको देखने को मिलते हैं कि वो बहुत ही आकर्षण लगता है, बहुत ही देखकर ऐसा लगता है कि यार उसे खरीद लो। वैसे ही अगर हम बात करें, जैसे पीतल की चीजें होती हैं ना, तो पीतल को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है और इतने सुंदर तरीके से उसको सजाया जाता है, और कहना चाहिए कि उसका जो कई ऐसी जगहों में उसका व्यापार भी किया जा रहा है, और उसको उन चीजों को विदेशों में भी बेचा जाता है। बिल्कुल, तो हमारे देश की चीजें हो रही हैं जो क्रिएटिविटी की अगर हम बात तो करें, भाई पीतल वाली जो तुमने बात की, ये तो बहुत पुरानी कला है हमारे देश की। ये तो है कि धातु की चीजें हों, चाहे वो लकड़ी की हों, चाहे सूत की हों, इन सब चीजों में क्रिएटिविटी दिखती है। लेकिन अभी देखना, कल जो है तैयारी तो शुरू हो गई है, और हमारी बहनें जो हैं, भाई लोग भी लगे हुए हैं, किस तरह से घर को सजाएंगे कि मेहमान आएंगे, और कितनी कितनी तरीके से पकवान बनाएंगे। और तो ईद की जो तैयारी की बात है, उसमें भी देखना कितनी सृजनशीलता देखने को मिलेगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं ना कि जैसे कि अब देखो, हमारे जो हम बात कर रहे थे कि तैयारी कैसे की जाए, तो उसमें ये भी सृजनशीलता है। एक तो ये कि कैसा कैसा सजाएं, और एक तो ये कि किन किन चीजों का और ख्याल रखें कि सुंदर भी लगे, समय भी कम लगे। लेकिन भाई जो ये देखो, मेहनत की बात मन्नो भौरिया ने पहले पकड़ ली। लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेहनत तो लगेगी, लेकिन आप उसको बांट सकते हैं, है ना। कल आपको सब
सब कुछ जो करना है उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आज अगर आप कर लेंगे तो जाहिर है कि कल का काम कम हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर 3 तरह की चटनी बनानी है तो तीनों तो आप ही को बनाना है। लेकिन हाँ, जैसे मीठी चटनी है या कुछ और है, जैसे कि खजूर और गुड़ वाली चटनी होती है, वो आप आज बना सकती हैं, है ना। बाकी हरी चटनी जो है ताज़ी, वो कल बनाइएगा। हाँ, तो कुछ व्यंजन जैसे, या मेहमान आने वाले हैं तो पर्दे आदि तो आपने बदल लिए होंगे, सोफे का कवर बदल लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा। लेकिन खाना बनाने की जहाँ तक बात है, अक्सर मन्नू भौरिया यही होता है ना कि अब एकाकी परिवार है, हम 2 लोग रह रहे हैं, 2-3 और मेहमान आ गए, अब आप अकेले रसोई घर में लगे हैं तो मेहमान बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो कुछ तैयारी में अब गर्मी इतनी है, तुम कहोगे कि भाई शरबत आदि ज्यादा रखिए, हाँ, है ना। वो तो है ही, क्योंकि भाई गर्मी का समय है तो अपनी भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने मेहमानों की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हाँ, तो देखो शरबत अगर बनाने की बात है तो हम तो कोशिश यही कहेंगे कि भाई कृत्रिम शरबत ना बनाएं। तो नींबू का बनाना है या जिस भी चीज का बनाना है, पुदीना है, सौंफ का, जिस भी चीज का अगर आप शरबत बनाना चाहते हैं तो शक्कर अगर आप पहले से पीस कर रख लें, या बहुत सारे लोग, हमारी बहनें और समझदार हैं, चाशनी बना लेती हैं यानी शीरा बना लेती हैं। तो आपको बस उसमें जो भी एसेंस उसका है वो डालकर तैयार कर लेना है, नींबू निचोड़ना है, शरबत तैयार हो गया, है ना। क्या बात है, मतलब फटाफट तैयार हो जाएगा। और इसी तरह अगर चाय अगर आप बनाना चाहते हैं, चाय कॉफी बना के देना तो बनाना ही पड़ेगा, चाहने से क्या होगा भाई, अगर हमने मांग लिया तब क्या करोगी बताओ। बिल्कुल, तो उसके लिए तैयारी करनी है कि आप दूध उबाल के रख लें, उसे केटल में डाल के रख लें ताकि दूध गर्म रहे। इसी तरह पानी भी गर्म करके केटल में डाल के रख लें ताकि दोनों चीजें अगर आपकी गर्म रहेंगी तो बस उसमें शक्कर मिलाना है, कॉफी मिलाना है, दे दीजिए आप। तो इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो अक्सर ये होता है कि भाई हम फ्रिज से निकालते हैं, फिर वो 1 घंटे तक उबलता है और हम ऐसे खड़े होकर देखते रहते हैं और जरा सा जब घूमते हैं तो वो बाहर निकलते हैं। और या तो ये होता है कि हम इतना ऊब जाते हैं खड़े खड़े कि ज्यादा ठीक से उबाला भी नहीं और चाय ऐसे ही दे दी, तो सारी जो रौनक है ना त्योहार की वो कम हो जाती है। और बुआ जी, जैसे कि पानी की बात अगर हम करें, पानी तो सबसे पहले तो मेहमानों को पानी दिया जाता है, तो पहले ये देख लें कि टेबल में आप 2-3 बॉटल्स रख दें और साथ ही ग्लास भी जो है पलट कर रख दें ताकि लोग खुद भी, जैसे अगर ज्यादा मेहमान हैं तो वो खुद भी वो पानी लेकर पी सकें। हाँ। बिल्कुल, या आपको भी ये सुविधा होगी, आप वहीं खड़े खड़े आप पानी दे सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी कर सकते हैं कि आप कूल केक जैसे होता है बड़ा कंटेनर अगर आपके पास है तो, क्योंकि बर्फ का अगर आपको पानी बनाना है तो ढेर सारा पानी बनाकर रख लीजिए, बर्फ और जमा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा बर्फ चाहिए। तो इस तरीके की तैयारी बहुत ज़रूरी है। और शरबत की बात हो गई, ऐसे ही नाश्ते बहुत सारे ऐसे होते हैं, हम तो चाहते हैं ना कि भाई मेहमान आए तो ताज़ा अच्छा नाश्ता हम दें, तो कुछ तारीफ मिल सके तारीफ मिले, मेहमान खुश भी हों। तो इसके लिए कुछ जो चीज़ें हैं कि क्या बनाएं ऐसा कि वो ताज़ा भी रहे और आप रसोई घर में उतनी देर न रहें जितना कि समय लगना चाहिए। तो ये तो बहुत है ना, जरूरी बात है बुआ जी। तो वैसे तो आमतौर पर दही बड़े बना लेते हैं हमारी बहनें, छोले बना लेती हैं, कचौरी बना लेती हैं। कचौरी फिर होता है गरम गरम तलना है, तो भाई सब भर भर के रख लीजिए। तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम गीत सुना देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। खफा हो बैठे मिलके
रहिए कि होठों को शिकायत होगी, हाय यूं न चुप रहिए कि होठों को शिकायत होगी। खुल के हंस दीजिए अब हम पे इनायत होगी, जी हम पे इनायत होगी। ऐसी खामोशी भी क्या, ऐसी खामोशी भी क्या, कोई फना हो बैठे, मिल के बैठे भी न थे और जुदा, हाय जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ, आप हंसते हैं तो हम जाने कहाँ होता है, आप हंसते हैं तो हम जाने कहाँ होता है। आप रूठे तो हमें ऐसा गुमा होता है, हमें ऐसा गुमा होता है। जैसे बंदों से अलग, जैसे बंदों से अलग उनका खुदा हो बैठे, मिल के बैठे भी न थे और जुदा, हाय जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे, मिल के बैठे भी न थे और जुदा, हाय जुदा हो बैठे। तो भाई ऐसा भी होता है जैसा ये गीत कह रहा है, ऐसा ही हमारे साथी भी लिखकर भेज रहे हैं। तुझको मेरी ना मुझे, हाँ। तुझको मेरी ना मुझे तेरी खबर आएगी, ईद अब के भी दबे पाँव गुजर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम लोग हैं ना, बना बना के रखिए सामान, ताज़ा ताज़ा भी बनाइए। बिल्कुल। तो और कचौरी की बात कर रहे थे हम लोग। कचौरी की बात कर रहे थे बुआ जी, तो ये है कि कचौरी की तैयारी आप एक दिन पहले से भी कर सकते हैं। कैसे? कैसे भैया, चाहें तो आप आटा वगैरह कचौरी का मार के रख लीजिए, गूंथ के रख लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। और जो उसमें मसाले आप उपयोग में ला रहे हैं, अगर आप सूखे जो चना दाल के जो अगर भर के बना रहे हैं, वो उसकी कचौरी बना रहे हैं, आलू की कचौरी बना रहे हैं, तो उसका जो मसाला है, जो भरावन है उसको, भरावन है, उसको भी आप तैयार करके फ्रिज में रख दीजिए। तो ये अगर आपकी बनी हुई रहेगी तो आप जिस दिन आपको बनाना है, हाँ। दूसरे दिन तो आप उसको फ्रिज से थोड़ा पहले निकाल के रख लीजिए और भर भर के आप तल लीजिए। आटा आप तुरंत भी गूंथ सकते हैं। हाँ। और दूसरा एक बात और है कि इसी तरह से तो भाई ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। छोले जैसे बनाने हैं आपको तो आप रोज उबालिए या एक बार में भी उबाल कर रखते हैं, लेकिन आप मसाला जो उसका है वो आप फ्रीजर में रख लीजिए और उसका डेली जब आप उसको बनाएंगे, जैसे कि एक हफ्ते तक क्या बल्कि 15 दिन तक लोग मिलते हैं एक दूसरे से, भाई ये तो गले मिलने का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, तो तब उसको ताज़ा बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पहले का गरम करेंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा। तो आप मसाला भून कर रख लें। इसी तरह से जो टिक्की बनानी है आपको, या चाट बनाना है तो, या कटलेट बनाना है, या ब्रेड रोल बनाना है, इसको भी बनाकर अगर आपको उसी दिन बनाना है, थोड़ी देर में 1 घंटे 3 घंटे बाद, तो फ्रिज में रखिए, नहीं तो फ्रीजर में रख लीजिए। अब देखो बाजार से टिक्किया तो लाती हो तुम मन्नू बौरिया, उसको फ्रीजर में से पैकेट में से खा लेती हो, तो घर वाला क्यों नहीं बना के रख सकते, है ना? ऐसे देखिए, अगर आप अकेले हैं, अकेले ही आपको करना है, आपके कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो भाई इस तरह की चीजें करके आप मेहमानों के साथ भी अपना वक्त बिता सकती हैं ना। तो इस तरह की चीजें हैं तो करिए, आसान हो जाएगा। और जो त्योहार है वो कहना चाहिए कि खुशी बांटेगा, और कहना चाहिए कि ये भी है मिलजुल के बैठेंगे, मिलजुल कर बैठ के बहुत सारी आप बातें जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप फिर दूसरे के घर आप जा सकते हैं। जैसे ऐसे ही क्या है कि आप खूब ढेर सारे चटनी बना लीजिए, हरी चटनी, आलू उबाला और उसमें हरे आलू बना लिए आपने, है ना, तो चटपटा आलू, हाँ ऐसे ही बना सकते हैं। नहीं तो इमली वाला आलू भी बना सकते हैं, जिसको कचालू कहते हैं, है ना। खूब मसाला डाल दीजिए।
इसकी व्यंजन विधि अभी बताते हैं हाँ, बाद में, है ना? बाद में हाँ, वो बाद में बताएंगे व्यंजन विधि, व्यंजन भी बताना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। भाई इस और तरीके की जो जी। तैयारियां हैं जो हमने बताई, और छोटी छोटी चीजों का और ख्याल रखिए, जैसे कि टिश्यू पेपर रखना है, नैपकिन रखना है, कुछ ऐसी चीज है कि भाई तली हुई चीज जब खाते हैं तो मेहमानों के लिए वो सब होना चाहिए। तो इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे तो जाहिर है कि एक रौनक अलग रहेगी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, और आपका काम भी कम हो जाएगा। और तो इसीलिए एक श्रोता ने लिखा भी है कि भाई ईद आपसी मिलन और भाईचारे का त्योहार है। ये त्योहार भारत की बहुआयामी संस्कृति का प्रतीक है। इस त्योहार पर भारत के सभी समुदायों के लोग जो हैं बहुत खुश होते हैं। ईद का जो त्योहार है सभी के लिए खुशियां लेकर आता है। ये त्योहार दया, परोपकार, उदारता, भाईचारा आदि मानवीय भावनाओं से युक्त होता है। तो भाई त्योहार आते हैं, सबके मायने हैं, सबका कुछ कहना चाहिए प्रयोजन होता है। प्रयोजन क्या है, हम कैसे मनाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही अक्षय तृतीया भी है, इस पर हम बात करेंगे और गीत सुनेंगे पहले। बिल्कुल, गीत सुन लेते हैं। अब तो गली गली बनेगा फसाना, हाँ चलेगा जमाना, गम की वो काली काली रात ढली ढली तेरे मेरे प्यार की जो बात चली चली, खुल गया राज अब तो गली गली बनेगा फसाना, चलेगा जमाना, गम की वो काली काली रात ढली ढली तेरे मेरे प्यार की जो बात चली। कभी न भुलाएंगे, कभी न भुलाएंगे, दुनिया के आगे सर न झुकाएंगे, प्यार किए जाएंगे, प्यार किए जाएंगे, प्यार किए जाएंगे, प्यार किए जाएंगे, तेरे मेरे प्यार की जो बात चली चली, खुल गया राज अब तो गली गली जमाना, गम की वो काली काली रात ढली ढली तेरे मेरे प्यार की जो बात चली। बेकरार है गले से लगा भी लो, आओ लग जाओ ना, आओ लग जाओ ना, पलकों में अपनी मुझको छुपाओ ना, आओ छुप जाओ ना, आओ छुप जाओ ना, आओ छुप जाओ ना, आओ छुप जाओ ना, तेरे मेरे प्यार की जो बात चली चली, खुल गया राज अब तो गली गली बनेगा फसाना, चलेगा जमाना, गम की वो काली। तो भाई हर त्योहार का मकसद जो हम बात कर रहे थे वो यही होता है कि कहीं ना कहीं समाज में परोपकार, दया, इन सब भावनाओं को जो है विस्तार हो। और अक्षय तृतीया का मतलब है कि अक्षय हो, जो चीज़ कभी क्षय ना हो, जिसका वो समाज में रहे। तो इसीलिए वैसे तो हर त्योहार में ये होता है दान पुण्य किया जाए, दान किया जाता है फिर उससे पुण्य मिलता है। तो दान अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि अभी भी रमजान में भी हमारे भाई बंधु कर रहे हैं और हम लोग भी करते हैं। ईद में भी वही करते हैं कि पहले दूसरों को देते हैं, तब कुछ पहनते हैं नया और खाते हैं अच्छा। तो कुछ ऐसा ही अक्षय तृतीया इसीलिए है कि ये बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। और
अच्छे से अच्छा दान पुण्य करना, यानी कि आपका जो पुण्य है वो कभी खत्म ना हो, अक्षुण बना रहे, है बिल्कुल। ना। और बुआ जी, जैसे कि ये अक्षय तृतीया की हम बात कर ही रहे हैं, तो इस दिन क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हाँ। जो घर के जो बच्चे होते हैं, वो गुड्डे और गुड़िया की शादी का जो खेल होता है वो भी करते हैं, हाँ। और बहुत ही परंपरा रीति रिवाज के साथ करते हैं। और इस जो मतलब पूरी शादी जैसे होती है ना, वैसे ही पूरा, बच्चे हाँ। खेल खेलते हैं, और आइटम बनाए जाते हैं। बच्चे घर के ही बड़े से पूड़ी हलवा पकवान लेके रखते हैं, और मेहमानों को जो उनके बच्चे हैं उनको देते हैं, और इन सब में जो बड़े हैं ना वो भी उनका साथ देते हैं। अरे भाई, बिना बड़ों के कैसे काम होगा, ये बताओ। और भाई अक्षय तृतीया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, उसी दिन पड़ती ही है। इस दिन परशुराम जयंती के रूप में मनाते हैं, जो कि विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम ऋषि जमादग्नि और रेणुका के 5वें पुत्र थे, और ये शिव जी की वंदना करते थे। तो और इनका मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी था। बिल्कुल। तो इनकी कहानी सभी जानते हैं, है ना। जी बुआ जी, और अभी हम ईद की बात कर ही रहे थे, तो हमारे एक श्रोता ने सेवैया की पुडिंग की जो है रेसिपी भेजी है, बताओ। बिल्कुल। तो सेवैया की मीठी खीर बना लें। पुडिंग बनाने के लिए 6 ब्रेड के किनारे काट कर रख लें। अब जिसमें बनाना हो उस बर्तन में 3 ब्रेड को काट कर रखें। अब थोड़ी थोड़ी खीर फैला दें। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि सेवैया की मीठी पहले खीर बना लें, अलग से, हाँ, अलग से बना के रख लें। उसके बाद पुडिंग बनाने का ये तरीका बता रही हैं। और खीर फैला दें, ऊपर से आम, केले, सेव, फल, अंगूर के टुकड़े डालें, साथ ही काजू और बादाम के टुकड़े भी डालें। अब दूसरी परत जो है ब्रेड की लगाकर यही क्रम दोहराएं। लास्ट में खीर डालकर काजू बादाम से डेकोरेट करके फ्रिज में रखें। 3 से 4 घंटे के बाद निकालें और खा लें। हाँ, यानी कि एक एक जो परत है, तह जो है वो रहेगी ब्रेड की, और फिर सेवई की खीर की। इसी तरह से इन्होंने लिखा है कि अन्य खीर की भी बन सकती है पुडिंग। अच्छा। तो आप बना सकते हैं। हम हरे आलू की अगर बात कर रहे थे तो भाई आलू उबाल कर आप रख लीजिए, और चटनी बनाकर ढेर सारी रख लीजिए। चटनी में हरी धनिया है, उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ी अदरक, हरी मिर्च और भुना जीरा और नमक और नींबू की खटाई। अगर लेकिन आजकल मौसम अच्छा है तो मतलब मौसम आम का है, कच्ची केरी भी डाल सकते हैं खटाई की जगह। तो ये आप तैयार कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप आधा पुदीना आधा धनिया रखें। और ये जो चटनी तैयार है इसको अलग से रख लीजिए आप। और जब मेहमान आने वाले हों तो आलू उबला रखा है उसको काटिए, स्लाइस भी आप काट सकते हैं, फाँक भी काट सकते हैं, और उसके बाद उसमें मिला दीजिए चटनी। और चटनी कोशिश ये करिए कि खूब पतली रहे, अधिक से अधिक पतली, क्योंकि पानी जो है वो सोखता है आलू। तो खूब अच्छे से कर लें, और उसके बाद आप उसको वैसे भी सर्व कर सकती हैं। इसी तरह से इमली की भी चटनी बना सकते हैं। उसमें सिर्फ इमली होगी, नमक, भुना हुआ जीरा और काला नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, और उसका घोल तैयार कर लीजिए। थोड़ा घोल मतलब बिल्कुल पतला नहीं, और लेकिन थोड़ा थिक होना चाहिए। और ऐसे ही आलू उबला हुआ हो उसका स्लाइस काट लें, थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा, हाँ, छोटे छोटे पीस नहीं, पतले चिप्स जैसे। लेकिन चिप्स का समझिए कम से कम 4-5 चिप्स जितनी हो उतनी। तो वो कर लीजिए, और उसके बाद बना दीजिए, उसमें पूरा मिला दीजिए मसाला। खूब तेज बढ़िया होगा, खट्टा खट्टा। तो उसको आप बना सकते हैं, तो ये बहुत कहना चाहिए कि लजीज बनेगा, और बहुत ही जल्दी बन जाएगा ना। बहुत जल्दी बन जाएगा। आप ताज़ा बना सकते हैं। लेकिन जल्दी से गीत सुनवा सकती हो तुम? अरे बिल्कुल बुआ जी, लीजिए सुनिए। दो बातें प्यार भरी कर लो जी, आँखों में आज तुझे भर लो जी। दो बातें प्यार भरी कर लो जी, आँखों में आज तुझे भर लो जी। छिपाती है। अच्छा। अरे चुनरी को समझा ले, मुखड़ा तेरा छिपाती है। लट तेरे गालों पर झूम झूम के आती है। नागन को
भर लूं। हाँ भर लो जी आँखों में आज तुझे भर लूं। भर लो जी कर लूं। भर लो जी आँखों में भर लूं। भर लो जी। तो भाई हमारे सभी श्रोता ईद अच्छे से मनाएं, खूब खुश रहें, गले मिले एक दूसरे से, और इसी तरह से त्योहार मनता रहे तो कितना अच्छा लगता है ना मनु मौर्य। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी। और त्योहार आते ही हैं मिलने के लिए ना, आपस में प्रेम और कहना चाहिए भाईचारे के लिए। बिल्कुल। तो इसी तरह से बस खुश रहिए और इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली